अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया कि आपके इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमें टाइम दिया। अभी आप खा ले, पी ले, सो ले, जो जो से पहले जो करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने पूरा पाकिस्तान मेरी ले रहा है यार। एक तो मैं इससे परेशान हूँ, हर कोई ट्रोल कर रहा है मुझे पाकिस्तान में। कोई कह रहा है फिल्दी माइंड है, कोई कह रहा है खुजाल राज है। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में? हद हो गई है यार। इससे सोचे आप कितने फेमस है, पाकिस्तान वाले आप पे कितनी नजर रखे हुए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब हम बात करेंगे सबसे पहले काश पटेल साहब की। और आप जैसे कि जानते हैं एफबीआई के वो डायरेक्टर बन गए हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये? और दूसरा ये कि उनकी फैमिली जो है वो गुजरात से, यानी कि सीधे सीधे मोदी जी से जाके मिलते हैं। हाँ, नहीं, काश पटेल साहब गुजराती हैं, बट वो ईस्ट अफ्रीका से हैं, युगांडा से बेसिकली। उनका परिवार युगांडा में था और उसके बाद जब ईदी अमीन के समय में जो एंटी इंडिया ड्राइव चलाई गई, जिसमें इंडियंस को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया और उनको वहां से निकाला गया, तो क्षमा कीजिएगा, उसमें उनकी फैमिली भी थी। और उनकी फैमिली भाग करके फिर यहाँ आई, क्या नाम है, अमेरिका। और फिर अमेरिका में वो लोगों ने अपना नया देश बनाया और आज काश पटेल गुजरात से भी सर उनका बताया जा रहा था। दे आर गुजराती। दे आर हाँ। गुजराती ओरिजिनली, एंसेस्टर उनकी गुजरात के हैं। उनके माता पिता भी उनके अभी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में गुजरात से गए थे। तो देखिए, भारतीय तो वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन। आप दुनिया में कहीं भी रह जाइए, 400 साल 500 साल, इंडियन अपना रूट नहीं छोड़ता। तो वो गुजराती हैं तो अपने मम्मी पापा को जय श्री कृष्णा ही ग्रीट करते हैं वो आज भी। तो वो गुजराती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे लिए तो गुजराती नहीं, भारतीय हैं। जब वो इंडिया से बाहर चले गए तो फिर भारतीय हो जाते हैं सब। गुजराती एक लोकल आइडेंटिटी है जो बस इंडिया में वोट कास्ट करने तक ही इसकी वैल्यू है। बाकी इंडिया इज वन फॉर एवरी इंडियन। चाहे वो आप नागालैंड से हो, चाहे वो आप तमिलनाडु से हो, चाहे आप यूपी बिहार से हो, कहीं से भी हो, कश्मीर से हो, मणिपुर से, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। द ऑल आर इंडियन। ये सारी आइडेंटिटी बस एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। हमारी कल्चरल, हमारी हिस्टोरिकल, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी सबसे पहले, सबसे अंत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। चाहे हम बाहर जाएं, चाहे अंदर रहें। तो काश पटेल साहब गुजराती हैं, कोई शक नहीं, बट ही इज अ प्राउड इंडियन। उनके पेरेंट्स प्राउड इंडियन है। नाउ इज अ प्राउड अमेरिकन। और एफबीआई का 10 साल के लिए उनको डायरेक्टर बना दिया गया है। ट्रम्प साहब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, 49-51 से जीते हैं वो। 2 रिपब्लिकन ने उनके अगेंस्ट में वोट किया है। तो इट वाज अ क्लोज कॉल। आप समझ सकते हैं, ट्रम्प ने पूरा वेट झोंक दिया उनके ऊपर। लेकिन सर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और जाहिर है सबकी नजरें इस तरफ है। लेकिन इस बार ट्रम्प साहब की जो टीम है उसमें हमें इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसकी कोई खास वजह है या आपको लगता है कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ है? नहीं, उसके रीजंस हैं। देखिए, जो आपको समझना पड़ेगा, जो ट्रम्प साहब हैं वो एक पैट्रियट है, ठीक है ना। उनके पैट्रियटिज्म में उनका रिलीजन के प्रति भी झुकाव है, जो उनका जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है। और इंडियंस जो है वो सभी ट्रेडिशंस का सम्मान करते हैं। और गिवन दैट कि जूस के प्रति जहां यहाँ भारत में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है इजराइल के प्रति या उसके प्रति, उसका कारण यह है कि उनको भी लगता है ये अपने देश से निकाले हुए लोग हैं। जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, भारतीय उससे प्यार करता है। तो जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसमें कि अब आज की डेट में तो देखिए, अरब जो कंट्रीज है वो भी उसकी पार्ट बन रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आउटलायर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ ऐसी देश हैं जो कि अब इस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर से बाहर है। बाकी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो जूडो क्रिश्चियन अलायंस है वो स्ट्रांग हो चुका है। उसने पैट्रियटिज्म या नेशनलिज्म का नाम ले चुका है, वो उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। भारत पैट्रियटिक कंट्री है, भारत एक राष्ट्र है। और राष्ट्र का मतलब कतई भी नेशन नहीं होता। राष्ट्र का मतलब देश होता है। आप कोई भी पुरानी किताबें पढ़ लें, अर्थशास्त्र से लेकर के मनुस्मृति तक, सब में राष्ट्र का मतलब यही दिया गया है। सो बॉटम लाइन ये है कि भारत में आप ये जो फीलिंग पाई जाती है अपने मिट्टी से प्यार के प्रति,
वो फीलिंग इंडियंस जहां भी जाता है वो उस मिट्टी से प्यार करता है, क्योंकि वो अपनी मिट्टी। हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक है जन्मभूमि, एक है कर्मभूमि। और जन्मभूमि और कर्मभूमि यदि सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग अलग है, यानी कि आप इंडियन हैं लेकिन आप खाते और कमाते अमेरिका में हैं, तो आप अपनी कर्म भूमि से भी आप जो है उसको माँ का ही प्यार देंगे, माँ के समान ही उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप उसका नमक खा रहे हैं, आप उसकी रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं। तो कर्म भूमि के प्रति भी भारतीय का जो लगाव है, भारतीय का जो डेडिकेशन है, वो सेम होता है। इसलिए वो उनकी तो जन्मभूमि भी है काश पटेल साहब की, और कर्म भूमि भी अब अमेरिका ही है, हालांकि उनकी जो एंसेस्ट्रल भूमि है वो भारत रहेगा। तो इस वजह से है ये, ऐसा कोई ट्रांजैक्शनल अलायंस नहीं है कि काश पटेल साहब को कुछ फायदा पहुंचाएंगे ट्रम्प साहब काश पटेल को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक हमारे सोचने का तरीका है उसका अलायंस है। अमेरिकन या जो ट्रम्प साहब है वो भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपनी कल्चर से प्यार करते हैं। वो हर उस आदमी को कहने तुम निकल जाओ यहां से जो हमारे कल्चर से नफरत करता है। आपके भी कल्चर से देखिए, को मैं पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के कल्चर को नफरत की भरी निगाहों से देखूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे निकल जाओ यहां से यार, जब तुम्हें हमारा कल्चर नहीं पसंद है देन गेट आउट फ्रॉम हियर। ये तो सारी दुनिया ही कहती है। तो हमारा कल्चर तो सर वही है जो हिंदुस्तान का है, हम मानते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ होता है, चाहे वो शादी के फंक्शंस हो, बाकी चीजें हो, वो ऑलमोस्ट सारी वही है जो हिंदुस्तान में होती है, जो हम फिल्मों में देखते हैं। आरजू जी, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, यू आर अ फैमिली ऑफ माइन, और आप प्रयागराज से हैं, लाहौर भगवान राम के पुत्र का शहर है, तक्षशिला आचार्य चाणक्य का शहर है। मैंने आपको बोला जो पख्तून होते हैं ना, पख्तून, ये वर्ड पख्तून कहां से आया है? आप कुरान में देख लीजिए, आपको पख्तून वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऋग्वेद को पढ़ेंगी ना तो ऋग्वेद में एक 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। उनमें जो 10 राजा थे ना, उनके ट्राइब्स, उनके क्लैंस का नाम लिखा है। तो एक क्लैन का नाम है, वो भारतवर्ष के जो 10 राजा थे उसमें एक क्लैन का नाम है पश्ता। तो यही जो पश्ता है इन्हीं को आप पश्तून कहते हैं। तो हम आप तो खैर हमारी वही है, बनारस की पड़ोसन है आप हमारी। अब आपको कोई हमसे अलग करे तो ये तो गलत बात है। बाकी मैं भी आपकी तरह यही मानता हूं कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, वी आर सेम फैमिली। बहुत मैं भी आपके ऊपर, आप जो काम करती हैं, आप जैसा आपकी सोच है, मुझे बहुत, जिसे समझ लिए खुशी होती है ये जानकर के कि आप मुझे अपने कार्यक्रम में न्योता देती हैं। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल, अमेरिका हो चाहे यूके या दुनिया की कोई भी कंट्री जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो आगे की तरफ आते हैं, और जैसे ऋषि सोनक साहब थे, तो पाकिस्तान में भी लोग बहुत खुश होते थे कि जाहिर है कि हमारे रीजन से एक जो है एक साहब जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने। कहीं ना कहीं से बहरहाल उनके रूट्स तो है ना इंडियन, अब चाहे वो कभी कह लीजिए कि पैदा वो वहां हुए यूके में या जो भी, लेकिन इसी तरीके से काश पटेल साहब को भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और बात की जा रही है। बात करेंगे सर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि यूएस की जो कंपनीज हैं वो भी, और यूरोपियन जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो वहां पर कुछ अपना काम कर रही थी, वो अब निकलकर भारत की तरफ जाने का सोच रही हैं। उसमें जाहिर है कि जो एक हंगामा और प्रॉब्लम चल रही है बांग्लादेश की, उसका बहुत हाथ है। क्या कहेंगे आपके, बांग्लादेश कहीं संभलता हुआ दिखाई दे रहा है या हालत और खराब होती जाएगी? बांग्लादेश के बॉस का नाम आज की डेट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बांग्लादेश वही करेगा अब जो मोदी साहब चाहेंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश हम आपको देते हैं, आप चलिए। और बांग्लादेश में इतना ये हिम्मत नहीं है कि, मतलब हम ऐसा उनको कोई बिलिटिल नहीं कर रहे हैं। बंगालीज आर वेरी बड़ी ही कल्चरल कम्युनिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं। मैं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत को किसी तरीके से कुछ नुकसान पहुंचा लेगा, कुछ मानसिक रूप से दिवालिये लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम इधर से हवाई जहाज लेके, उधर से हवाई जहाज लेकर के और इंडिया के खिलाफ आर्म फोर्सेस बना लेंगे, वो एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने कहा है, मोदी जी आप भारत का एक पार्ट है, बांग्लादेश भारत का प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को भारत जैसे देखे। देखिए कल परसों ट्रम्प साहब ने, आरजू जी, क्या कहा है,
जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिकेसी है या एफिशिएंसी है, उसने कल एक बात अनाउंस किया, अच्छा ये पब्लिक में ला रहे हैं, ये चाहें तो पब्लिक में ना लाएं। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी ने $21 मिलियन, $21 मिलियन सिर्फ इसलिए दिए थे कि भारत में वोटर टर्नआउट बन सके, यानी वोटिंग के लिए सिर्फ, कि जा करके वोटर्स को खरीद के लाओ। तो ये यूट्यूबर जो मोदी जी के खिलाफ स्प्यू करते थे, वेनोम, वो सारे के सारे उनकी जो व्यूअरशिप होती थी, उनके जो पैसे मिलते थे, स्पॉन्सरशिप मिलते थे, वो अब आपको समझ में आ रहा है? क्या भाई 21 मिलियन जो डॉलर है सर अभी भी तो कहा है, वही डोनाल्ड ट्रंप की जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि $21 मिलियन जो है वो दिए जाने थे भारत को, ताकि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाए, कोई दूसरा है। अरे भाई 181 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, आप समझ रही हैं? और अब आपके लोग जो हैं वो उसको, कई जर्नलिस्ट आपके यहाँ के जो कि ऑफ कोर्स मोदी जी को इतना सपोर्ट नहीं करते, उनका कहना है कि वो पैसा तो बांग्लादेश जाना था। वो बांग्लादेश में बीच में पता नहीं कहां से कहानी आ गई बांग्लादेश। यहाँ पे तब से यही चल रहा है, यहाँ पे हम झूठ से लड़ रहे हैं। यहाँ पे तो ये भी लोग कह रहे हैं कि अभी वो छावा फिल्म रिलीज हुई है, उसमें जो फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि कैसे संभाजी महाराज को टॉर्चर करके उनसे कहा गया कि अपना धर्म बदल लो और तुम मेरे साथ मिल जाओ, वो कह रहे सब झूठ है। तो है एक कम्युनिटी यहाँ पे, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ और सत्य की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई सदियों से होती रही, हम फिर से लड़ेंगे उनसे। हम इस बार जो हमारी लड़ाई का तरीका है वो है आर्ग्यूमेंट्स, वो है नॉलेज, विजडम, प्यार और शांति। और भारत इसके लिए जाना जाता है, भारत तो ज्ञान के लिए जाना जाता है, और ये तो ज्ञान की लड़ाई है। एक ज्ञानी है जो ज्ञान को चैलेंज कर रहा है, हम उनसे भिड़ने को तैयार है, ज्ञान रूपी तलवार से। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यानी कि हे माँ, हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो। तो ज्ञान प्रकाश है। सर ये तो बहुत बड़ा एक दावा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आया है, और उसके बाद आपका तूफान एक सोशल मीडिया पर उठा हुआ है, और लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो बांग्लादेश की बात हो रही थी। मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं लग रही। वो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, वो तिनको की दाढ़ी है बेसिकली। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो वाला हिसाब भी नहीं रहा। दीज पीपल हैव तिनके की दाढ़ी, ठीक है ना। इनको आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या बातें इनकी आर्गुमेंट्स होंगी, आप प्रिडिक्ट कर सकती हैं इनको आने से पहले। इनका 4-5 सेंटेंस में इनके आर्गुमेंट खत्म हो जाती है। जैसे हिंदू खतरे में नहीं है, ये जो क्या नाम है, यहाँ पे असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है भारत में, माइनॉरिटी खतरे में है, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं। ये 4-5 इनके जुमले हटा दीजिए, ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं आर्गुमेंट करने का। ये खाली माइनॉरिटी दिन रात जपते हैं। इनका काम माइनॉरिटी, ये सुबह उठते बोलते हैं माइनॉरिटी, शाम को सोते समय बोलते हैं माइनॉरिटी और सो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, इनके पास कोई दम नहीं है। और वो माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि पारसी माइनॉरिटी वो अपने देश से प्यार करता है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी वो अपने देश से प्यार करती है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी वो अपने देश से प्यार करती है, जैन माइनॉरिटी वो अपने देश से प्यार करती है। किसी माइनॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माइनॉरिटी है उनका, वो है मुसलमान की माइनॉरिटी, जिसको वो दिन रात झूठ बोल के परेशान करते हैं। और वो भी अब मुस्लिम माइनॉरिटी भी आने वाले 5 सालों में 25 से 30% भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना किया है उनके लिए, अब वो उसको मना नहीं कर सकते। अब दूसरी सबसे बड़ी माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी, वो भी मोदी जी के साथ खड़ी है। तो ये माइनॉरिटी से शुरू होते हैं, माइनॉरिटी पे खत्म हो जाते हैं। इनके आर्गुमेंट सब बेहद ही घटिया और प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। हर आदमी बस यही दिखा रहा है कि हिंदुत्व जो है वो खतरे में। यही 4-5 चीज, हिंदुत्व, माइनॉरिटी और क्या नाम है, ये मोदी जो है वो डिक्टेटर है, बस यही 3 चीज है इनके पास। तो सर एक और किसी ने ट्वीट लगाई थी, बल्कि एक नहीं कई लोगों ने ट्वीट लगाई थी, वो भी डेफिनेटली एक ही ग्रुप के होंगे। उनका ही कहना था मोदी जी रिसीव कर रहे थे कतर के अमीर को, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वहां पे लिखा कि मोदी जी को सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से नफरत है, बाकी किसी से नहीं। तो वो एक जुमला वहां पे, एक सेंटेंस वहां पे लिखा गया ट्विटर के ऊपर, और जो कि मुझे बहुत अजीब लगा कि मोदी जी को मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम होगा अगर बाकियों से नहीं है। मुसलमान कौन है भाई? किसी को मुसलमान क्या बनाता है? मैं जन्म से मनुष्य पैदा हुआ हूं, अब मुझे मुसलमान बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आरजू जी आप ही समझा दीजिए। आई वॉन्ट टू बी अ मुस्लिम, बताइए क्या करूं मैं? नहीं,
मैं वो नहीं कह रही हूँ आपसे, ये जो मैं कह मूव रही है, मैं आपको हूँ वही समझा रहा हूं, भारत का मुसलमान को आइडियोलॉजिकली इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। वो अपनी आइडेंटिटी से उसको ये लगता है कि यहाँ पे जो भी, जैसे पाकिस्तान है, ये भारत का मुसलमान है। हम्म। पाकिस्तान भारत का मुसलमान है जो अपने आप को भारतीय नहीं कहना चाहता। उसके और अगर कहता है कि तुमने अगर मुझे कहा कि मैं भारतीय हूं तो मैं न्यूक्लियर बम चला दूंगा, वो न्यूक्लियर बम बना के बैठ गया है ताकि उसको दिमाग का ताला ना खोलना पड़ जाए। ये है भारतीय मुसलमान। क्या अरबों ने बनाया? एक बात बताइए, पाकिस्तान ने बम बनाया है, उसका नाम है ये सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में चलेगा, ठीक है। अरबों ने बम बनाया, न्यूक्लियर बम। ईरान ने बनाया न्यूक्लियर बम, कि हम इंडिया पे मार देंगे। सिर्फ पाकिस्तान ने क्यों बनाया? ये सिर्फ बांग्लादेश से क्यों आ रहा है कि हम हिंदुओं को सर वो तो अमेरिका की प्लानिंग थी ना कि पाकिस्तान भी बना ले ताकि वो भारत को एक तरह से प्रेशर में रखे, उसमें ये सारा कसूर अरबों पाकिस्तान का नहीं है सर, अमेरिका भी गेम खेल रहा है बीच में। आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ एक है कि दिस इज अ बॉम्ब अगेंस्ट इंडिया, बाकी हम किसी पे हाँ, नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये अमेरिका ने करवाया है ताकि वो भारत को प्रेशर में आरजू रखे जी, कि भाई आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो इधर भी है। ये बात आप आरजू, क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपको कह रहा हूं ना कि सुनिए, ये अपना घर बेच दीजिए और हम आपको ना यहाँ गोवा में एक अच्छा घर दिलाएंगे, आइए। आप करेंगे? आपका अपना दिमाग है ना। मतलब पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हमसे कुछ ऐसा हमसे करवा लिया गया। और ये भी वो देखिए, ऐसा है ना, जब आप दो गेम खेलेंगे, पाकिस्तान के मुसलमान जो है डबल गेम जब वो खेलते हैं, उनके पास आंसर्स नहीं होते। पॉइंट आप ये कह रही हैं कि भाई ये न्यूक्लियर बम हमने नहीं बनाया, हमारी जबरदस्ती हमसे बनवा दिए, नहीं, हमने जबरदस्ती नहीं बनवाया सर, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कोई ना कोई रोल जो है वो अमेरिका का भी है, जबरदस्ती नहीं बनवाया लेकिन अमेरिका का बनवाया। सबका रोल अमेरिका होता ने है। परमिशन दी तो बनाया ना, अमेरिका की परमिशन के बगैर तो हम कुछ नहीं कर आप सकते। आप वो बनवा लेते, एयरपोर्ट, इकोनॉमी बनवा लेते, आप सेक्युलरिज्म सीख लेते, डेमोक्रेसी सीख लेते उनसे, अमेरिका से। वो तो इसके लिए भी पैसा देते हैं, अरे डेमोक्रेसी के लिए। आपने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो आपके जवाब में पाकिस्तान का बनवाया गया अमेरिका की तरफ से, ये आप क्यों नहीं अरे समझ तो रहे? हमने तो आईआईटी भी बनवाए, हमने तो पढ़ाई लिखाई भी कराई, हमने तो मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं बताया, हमने तो अपनी किताबों में सर्वधर्म समभाव बनाया। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही दिखा आपको, हमारी किताबें नहीं दिखी। हमने तो औरंगजेब जिसने की यहाँ के हिंदुओं की खाल उधार दी थी, उसको भी बता दिया वो सेक्युलर है। आप भी बता देते हैं कि भैया राजा राम हमारे हिस्टोरियन है। सिर्फ न्यूक्लियर बम दिख रहा था पाकिस्तान के लोगों को, राजा राम और हमारी हिस्ट्री की बुक नहीं दिखी। ये तो गजब का आर्गुमेंट है कि भाई आपने न्यूक्लियर बम, हमने आईआईटी बनाया, आपने बनाया आईआईटी। हमने जो है एक कंपोजिट सोसाइटी बनाई, आपने बनाया कंपोजिट सोसाइटी। हमने जो है अपनी हिस्ट्री बताई और मुगलों की हिस्ट्री को भी हमने जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया। आपने बताया अपनी हिस्ट्री के बारे में अपने बच्चों को कि भैया हम राजा राम के ही वंशज हैं, हम लाहौर के रहने वाले हैं, हमारा तो मेन गुरु कोई बिन कासिम नहीं बल्कि तक्षशिला का चाणक्य है। आपको तो ऐसा न्यूक्लियर कैसे बता सकते हैं सर? हमने जब जब अगर हम ये सारी बातें करेंगे तो वो टू नेशन थ्योरी का क्या करेंगे हम, वो जो चूरा तुम ये खिलाते हैं? कहिए ना, ये बात है अंदर की जो हम और गैर, इस कॉन्सेप्ट को आपने इतना ज्यादा वेपनाइज्ड कर दिया है। ये न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी है। ये मैं और गैर की जो फीलिंग है कि हम और गैर, जैसे मैं अक्सर आप क्या सुनता हूं, अरे ये तो हिंदुत्व का अखंड भारत का सपना है। अच्छा क्या होता है अखंड भारत भैया? चलो बता दो, 2 पेज लिख दो कि अखंड भारत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तुम अपनी भूमि और अपने कल्चर को तुम अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ये अखंड भारत क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता। तुम अखंड अरब बना दोगे। पॉइंट ये है कि मानसिक रूप से दिवालिया कोई अगर व्यक्ति है, सोच है, तो उसके साथ आप क्या डिबेट और डिस्कशन करेंगे आप। मैं ये कह रहा हूं आरजू जी कि पाकिस्तान का ये खेल तालिबान हमने नहीं बनाया, अमेरिका ने बनाया था जी। जब पैसा आ रहा था, अपने लोगों को आप जिहाद की टीचिंग सिखा रहे थे कि जाओ लड़ो, और उसके बाद जब वो छोड़ के गए, आपके मुंह में पानी आ गया। अब तो अमेरिका भी हमें फतह, अरे क्या नाम है, कश्मीर भी फतह करके मिल जाएगा। हमने सर क्या करें सर, डॉलर देख के हमारी अक्ल काम करना छोड़ देती है। नहीं 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 नहीं, डॉलर से नहीं सिर्फ आपकी अकल काम करती है। आपने अकलों को बंद करके एक पर्टिकुलर पहले तो कम्युनिटी बनवाई जो ये कहता है कि अकल का दखल नहीं होना चाहिए। यू हैव ट्रेन्ड योर पीपुल टू बी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, और वो खुल के ताल ठोक के कहते हैं कि अकल का दखल नहीं, जो कह रहे मानो। तो आपने पहले 70 साल में लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता थी उसको जीरो कर दिया। उनको आपने एक बात कही है कि आंख बंद करके मानो, और 4-5 थ्योरी है। न्यूक्लियर वेपन जी अमेरिका ने बनवा दिया,
तालिबान जी अमेरिका ने बनवा दिया, सब कुछ अमेरिका ने, हम कुछ किए नहीं, हम तो छोटे बच्चे, हमसे गलतियां होती चली गई। अच्छा, अमेरिका कह रहा था सेक्युलर सोसाइटी बना लो, तब नहीं, तब तलवारें निकल जाएंगी। अमेरिका कह रहा था कि भाई इंडिया से अपनी आइडेंटिटी को, नहीं, तब तलवारें निकल जाएंगी। लेकिन न्यूक्लियर बम में अमेरिका आपको जो है वो झुंझुना देके न्यूक्लियर बम बना दिया। जो आप बनाना चाहते थे वो आप बन गए। और आज समाज ऐसा हो गया है आरजू जी कि मैं ये बता रहा हूं कि ये समाज एक इंटेलेक्चुअल डिबेट के लिए तैयार नहीं है। ये हर चीज को प्लान करना चाहता है, उस प्लान में फंसा करके एग्जीक्यूट करके वो रिजल्ट को लाना चाहता है। उसका समय जा चुका है। ये सोशल मीडिया का दौर है। तो पॉइंट ये है, टेक्नोलॉजी का दौर है जी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आरजू जी कि जब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं जाएंगी, गलतियां नहीं स्वीकारेंगी, आप ये नहीं मानेंगे कि हमसे गलतियां हुई हैं, और सिर्फ गलतियां नहीं हुई हैं, वो कौन सी गलतियां हैं ये आपको करना पड़ेगा। जब आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने क्या किया। अभी आपकी गलती के लिए कुछ अमेरिका जिम्मेदार है, कुछ इंडिया जिम्मेदार है, कुछ हिंदुओं ने जुल्म कर दिया वो जिम्मेदार है, कभी इजराइल जिम्मेदार है, कभी ईरान जिम्मेदार है, साला हर कोई जिम्मेदार है हमको छोड़ के। या अब हुआ ये है सर कि हमने शो शुरू किया था, हमारा इरादा था आज हम बांग्लादेश को धोएंगे, आप हमें धो दिए 20 मिनट। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, वो तो आपके दोस्त हो रहे हो, तो उनको अभी जो बांग्लादेश के कुछ लोग हैं उनका बस चले तो वापस से मिल जाए आपके साथ। आप अब वो आए ना, आर्मी के जनरल आ गए आपके यहाँ पे, उसके बाद से उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है JF-17 थंडर खरीद लेना चाहिए, हम बंगाल, उड़ीसा और इसको जीत लेंगे। तो बोलने में तो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो नागरिक है मुसलमान, वो तो आए है, उसका बस चले तो कल खत्म कर दे, यहाँ पे गजवा हिंद हो जाए। अब क्या कीजिएगा, गजवा हिंद की सपने में वो, अच्छा देखिए, न्यूक्लियर वेपन का नाम है गजवाए हिंद, ठीक है ना, कि दिमागों पे लगाए गए तलवार ताले का नाम है गजवाए हिंद, समझ रही है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने का कारण है गजवाए हिंद, क्योंकि आपके लीडर ने कहा था हम 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे पर घास का रोटी खाएंगे। IMF से मांगे गए हर एक भीख का नाम गजवाए हिंद है, क्योंकि आपने कहा है हम जंगजू तैयार करेंगे, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल्स नहीं चाहिए, हमें जंगबाजी की कौम चाहिए, चाहे जबानी जंग हो चाहे तलवार से जंग हो, हम जंगी लोग हैं, जंगी बेड़े पे आए, जंगी बेड़े पे चले जाएंगे। बताइए, अपनी हिस्ट्री को कौन नहीं मानता आरजू जी, बताइए जरा। आपको मैं सर, हमने हमारी किताबों में गलत हिस्ट्री लिख के रखी हुई है। आप किताबों में नहीं है वो आरजू जी, किताब तो पन्ने होते हैं, जो आप लिखिएगा छप जाएगा, दिमागों में है वो, क्योंकि जो किताबों में आया वो आपके दिमागों की उपज है, वरना हमारी किताब में कुछ और है और आपकी किताब में कुछ और है। वो कैसे है? किताबों को दोष न दे, दिमागों को दोष दे, क्योंकि किताब तो सफेद पन्ने होते हैं, जो आप लिख दीजिए, आप उस पर लिख दीजिए अभिषेक जी मेरा परिवार है, मैं अभिषेक जी को नफरत नहीं, जो आप कहती है, हर पाकिस्तानी आरजू काजमी हो जाए, जो प्राउड पाकिस्तानी है। कभी आपने पाकिस्तान के लिए भी लड़ाई लड़ी है और बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, और आपको लड़ना भी चाहिए क्योंकि आपकी मिट्टी है। आपने आज तक कभी अपनी रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, आप उससे बहुत प्यार करती है, और उसके बाद आपने कभी मेरे भी जो कल्चर है, मेरी मान्यताएं हैं, मेरा धर्म है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, आप उससे भी प्यार करती हैं। तो सब आरजू काजमी क्यों नहीं बन जा रहे? आरजू काजमी की सोच सबकी क्यों नहीं बन पा रही है? पाकिस्तान में आरजू काजमी जी नमस्ते कहती हैं तो उनको गालियां पड़ जाती है। नमस्ते कहने से कौन सा भगवान नाराज हो रहा है? मैं तो कहता हूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहु अकबर। अब इससे कौन से भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे वाले भाई कि तुमने ये कह दिया? आप अगर नमस्ते कह देंगी, राम राम कह देंगी, तो आपका भगवान नाराज हो जाएंगे। बाकी तो सब ठीक है सर, कहीं क्राउड में खड़े होकर अल्लाहू अकबर मत बोल दीजिएगा, सब भाग जाएंगे, तो इसलिए बाकी कोई नहीं, सब हमको पकड़ लेंगे, इसको लेके भगाओ, पानी के तालाब में डालो, साले को फटफूट ना जाए। बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू। जी जी जी, ऑलवेज आरजू जी।